हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 20 सितंबर और जो अपने 21 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम साथ में करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है। आज का सबसे पहला पॉइंट है, मेक्सिको एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड के जरिए लगभग 750 मिलियन जो यूरो डॉलर है, यानी लगभग 890 मिलियन डॉलर जुटाए हैं और एसडीजी बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा। ये भी पॉइंट नोट करना है, 750 मिलियन वाला नोट करना है। और एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मैक्सिको। यानी आपको 3 पॉइंट यहाँ से नोट करने हैं। ठीक है। और ये लगभग है वो 1.603% की मैच्योरिटी दर से और 1.350% की कूपन दर से आगे बढ़ेगा। ठीक है। ये एक नया बॉन्ड मेक्सिको के नए एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेक्स्टिक्स के साथ में साझेदारी से किया गया था। ठीक है। उसके बाद में आपको ये स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 पॉइंट आपको नोट करना है। कैपिटल कौन सा है? तो वो है मेक्सिको सिटी और इसका जो मुद्रा है वो है पेसो। ठीक है। और यहाँ का राष्ट्रपति है वो है एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट और नोट करने हैं अच्छे से। ठीक है। उसके बाद में अपना पॉइंट नंबर 2 है, कर्नाटक सरकार ने आर्थिक संवेदना ऋण वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है बीएस येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से लगभग 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक संपदा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में लगभग 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा और जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है। इसके बाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो है बीएस येदियुरप्पा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का किया है शुभारंभ। ठीक है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रॉनिशियन, मैकेनिकन, पेंटर, किराना स्टोर, नालिकाओं आदि के लिए होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। ठीक है। ये एक योजना है, उसका शुभारंभ किया है। ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, शायद इसके अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट नंबर 4 है हमारा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किया जाएगा सम्मानित। ठीक है। सेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किया जाएगा सम्मानित। ये आपको अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट करना है और 3-4 स्टार भी लगा लेने हैं। ठीक है। जाने माने सेफ विकास खन्ना को है वो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों के बड़े पैमाने पर अपनी भोजन वितरण अभियान जो था फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। ये अग्रणी संगठन द्वारा चुने गए 6 सम्मानों में से एक मात्र भारतीय है। ठीक है। इन्होंने भारत में हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित बैठे अपने जो मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण में इसने अभियान में सफलतापूर्वक इसने चलाया था। ठीक है, इस अभियान को। उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 5 है, जो कि आपके सामने है कि आईएमडी ने जारी किया है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों के सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है। ये सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहाँ नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट है के आधार पर ही शहरों को रैंक प्रदान की जाएगी। ठीक है। सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। सबसे पहले बात ये है। ठीक है। इसके बाद में हेलसिंकी और ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों में रूप में भी शामिल है। यानी पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पर हेलसिंकी है और तीसरे पर है ज्यूरिख। ठीक है। ये 3 टॉप के हैं।
ठीक है। इसके बाद में आपको ये नोट करना है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, भारत का पूछेगा तो हैदराबाद है वो भारत के शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसे 85वां स्थान दिया गया, 85वां स्थान दिया गया। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की हुई है घोषणा। ठीक है, देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है, खुशहाली घर पर कोविड-19 का प्रभाव और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की जारी की गई है। और यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसके अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो समग्र खुशहाली रैंकिंग है, उसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट पे रहा था मिजोरम। ठीक है, और सेकंड पे रहा है पंजाब। ठीक है, और थर्ड पे रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में जब अपने बड़े राज्यों की बात करते हैं तो उसके अंदर पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, ये इनकी रैंक है। और छोटे राज्यों की बात करूँ तो उसके अंदर मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो उसके अंदर टॉप पे रहा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और पांडुचेरी सेकंड पे रहा है और लक्षद्वीप थर्ड पे रहा है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये देखना है कि खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से रहे हैं। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है, जबकि पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पहले की स्थिति में, और मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड का सबसे कम प्रभाव देखा गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे है हमारा पॉइंट नंबर 7, अरुंधति रॉय ने लिखी है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन शीर्ष पुस्तक है, वो जारी की गई है। ये किताब है अरुंधति रॉय की। ठीक है, तो ये पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। सबसे पहले बात ये 2 नोट करना है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है, वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन लोको पायलट के एक एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो आप इसको नोट करना अच्छे से। ठीक है, और यह दिन बांस के फ़ायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पाद में इसका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और WBD 2020 के 11वें संस्करण की थीम क्या थी, बोम्बो नाव। ठीक है, बोम्बो नाव इसकी थीम थी, और कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था। ठीक है, अपन कंप्लीटली कर रहे हैं एकदम अच्छे से, तो आपको अच्छे से नोट करना है इसको। ठीक है, आगे जो विश्व बांस संगठन का मुख्यालय है ये है बेल्जियम के अंदर। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो कार्यकारी निदेशक है वो है सुजेन लुकास। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट अच्छे से और नोट करने, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों, अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। और इस वर्ष पर के लिए जो जल निगरानी की जो थीम था वो था सॉल्व वाटर। ठीक है, ये आपको नोट करना है अच्छे से। ठीक है, जिसका थीम था सॉल्व वाटर, और ये कब मनाया जाता है, विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को। यानी ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है, और ये 2003 से मनाया जा रहा है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है डेन डी अरास। ठीक है, ये आपको नोट करना है अच्छे से। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, वो है जैकलीन ए जारेल। ठीक है, जैकलीन ए जारेल। ठीक है, और जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना कब हुई थी, 1928 को। और जल पर्यावरण महासंघ का मुख्यालय है वर्जीनिया।
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ये आपको 6 पॉइंट है, आपको अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट करना है, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमारा 18 सितंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ठीक है, इम्पोर्टेंट दिन है। इस बार 18 सितंबर को ही 2020 में यानी पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया जा रहा है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है गठबंधन यानी इक्वल पे इंटरनेशनल जो कोएलिशन जो है यानी EPIC पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर और वैश्विक कोविड-19 महामारी की इस कठिन दौर में समान सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ओके, उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर है 11, जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का निधन हो चुका है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये कृष्ण कुमार जी कौन थे, तो ये आयुर्वेद चिकित्सक थे। और ये कहाँ के थे, तो ये अगर पूछ ले तो ये तमिलनाडु के थे। ठीक है, और ये एक प्रतिष्ठित जो कोयम्बटूर आर्य वैद्य फार्मेसी यानी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक होने के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध एवेन्यूलिंग जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति भी थे। ठीक है, तो आप नोट कर लेना इसको अच्छे से। उसके बाद में ये भी आपको नोट करना है तो कर सकते हो, भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा में दिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था 2009 में। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। उसके बाद में ये तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का निधन हो चुका है। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है जो अशोक गास्ती थे का कोविड-19 के कारण निधन हो चुका है। उनका जन्म 1965 में हुआ था और वे कर्नाटक के रायचूर जिले में थे। पहली बार उन्होंने जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी और उन्हें रायचूर जिले में भाजपा को जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 13 है कि जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो चुका है। भाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लगा लेना इसको। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर कौन थे, अमिताभ घोष का निधन हो चुका है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक के अंदर कि सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर के रूप में उनका नाम बताओ, तो वो थे अमिताभ घोष, उन्होंने 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए, मात्र 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। भाई इसको अच्छे से नोट कर लेना है, मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना है। ठीक है, और ये एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17वें RBI गवर्नर जनरल कौन थे, RN मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय की बात है, ये 16वें गवर्नर थे कौन, अमिताभ घोष, जो मात्र 21 दिन के लिए काम किए थे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। और एक बात और, हाँ, हमारे अभी RBI के गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। और 24वें नंबर के कौन थे और 23वें नंबर के कौन थे, ये मुझे आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर। ठीक है, आगे गुजरात सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ठीक है, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी MMUY का शुभारंभ किया है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसी योजना में, यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी और इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे जो प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं सदस्य होंगी और समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये आपको नोट करना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है विजय R रूपानी और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। यानी जो कोई भी स्टेट का एक मुख्यमंत्री या गवर्नर, उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, स्पेशल मैं बोलूँ तो रेलवे और SSC के एग्जाम में तो क्वेश्चन ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे है, बंधन बैंक ने
की है नए वर्टिकल इमर्जिंग जो इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से, ये ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पढ़ लिया है इसको पहले भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद में बंधन बैंक के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये चंद्रशेखर घोष है, और ये मैं शायद मेरे हिसाब से कम 50 बार बता चुका हूँ इसी मंथ के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कोलकाता के अंदर है। आगे जो है केनरा बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम किया है लॉन्च। ठीक है, ये आपको सार्वजनिक ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS आई लीड 2.0, ठीक है, वो लॉन्च किया है। ठीक है, थोड़ा इसको रीड कर लेना है आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला है FPI का जो मंत्रालय है उसका अतिरिक्त प्रभार संभाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री है हमारे तोमर सिंह। ठीक है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है किसको, नरेंद्र सिंह तोमर को। और इन्होंने अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से नोट करना है आपको कि नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, और रामनाथ कोविंद जी द्वारा ही इनको अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत ही तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद थे कौन, पहले हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ही नरेंद्र सिंह तोमर को क्या है वहाँ पर उसका प्रभार संभाला गया है। ठीक है, उसके बाद में है मार्गरेट एटवुड को 2020 टेंडन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किया गया है सम्मानित। ठीक है, मार्गरेट एटवुड ने 2020 जो है डेटन जो लिटरेरी फीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है कम्प्लीटली। ठीक है, किसने जीता है, मार्गरेट एटवुड ने। ठीक है, 2020 का जो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है वो जीता है किसने, मार्गरेट एटवुड ने। ठीक है, ये साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है सबसे पहले तो बात ये, और ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। और रिचर्ड C. होलब्रुक जो डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1995 में बोस्नियाई जो शांति समझौता था उसकी उन्होंने अगुवाई की थी। और मार्गरेट जो एटवुड है उसकी कविता है कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों के विपुल लेखिका है। और हाल के वर्षों में उन्होंने द जो हैंडमेड्स टेल नामक एक नया दौर निकाला है जो डायस्टोपियन भविष्य का 1985 का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, जिसमें अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया जाता है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो इसको अच्छे से, स्टैटिक में क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा अगर बनेगा तो। आगे ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक है वो वर्चुअली आयोजित की गई है। ठीक है, NSA की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, 10वीं जो बैठक हो रही थी NS की, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष कौन सा देश रहा है तो वो रहा है रूस। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने जो है उसके अंदर रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो अपना समूह है ब्रिक्स के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसने, अजीत डोभाल जी ने। ठीक है, ये कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, बैठक के प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़िए। दिग्गज तमिल निर्देशक बाबू सिवान का निधन हो चुका है। ये तमिल के एक निर्देशक थे कौन, बाबू सिवान। ठीक है, इनका निधन हो चुका है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ ही की थी जिन्होंने विजय के साथ गिल्ली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया था। बाद में उन्होंने 2009 में
वेड टाइक्रन के साथ अपना निर्देशन किया। यह उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से शुमार थी। ठीक है। और आज का लास्ट पॉइंट है, उदित सिंघल को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किया गया है शामिल। भाई इंपॉर्टेंट लगा लियो इस पे। ठीक है। भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ जो 17 यंग लीडर्स की सूची है उसके लिए इनको चुना गया। यानी क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए किनको चुना गया है? भारतीय युवा उदित सिंघल को। भाई नोट कर लेना है अच्छे से। ठीक है। उन्होंने 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों के प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल है वो ग्लास टू सैंड के संस्थापक है। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं। जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से नोट करना है आपको। ठीक है। इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया है, जिसे बाद में रेत में बदल दिया। ठीक है। जिससे उनका है वो पुनः व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। यानी ये हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट था स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।